जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 2 नवंबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को एनालिसिस करने वाले हैं। हम सबसे पहली खबर देखेंगे जिसमें हम मच्चू रिवर्स को देखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि घटना क्या घटित हुई थी। उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे एससीओ को, वो जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना उसको देखने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित जो तथ्य है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसको देखने का प्रयास करेंगे और जो CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर हम नागरिकता से संबंधित जो कानून है, जो भाग है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और किस तरह से जो भारत की नागरिकता को त्याग किया जा सकता है, किस तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, उससे संबंधित जो तथ्य रहेंगे उनको भी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे COP27 के बारे में कि कहाँ पर ये आयोजित होने वाला है और भारत इसमें किन मुद्दों को उठाने वाला है। उसको देखने के बाद हम यहाँ पर मिस्र के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इमिशन है, GHG का इमिशन कौन सा देश कितना करता है उसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, उनके सोर्स क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी समझ लेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम इंडिया वाटर वीक को देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इस वीक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा है जल संरक्षण को लेकर, जो इससे संबंधित बातें रहेंगी उनको भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित बातों को देखेंगे। यहाँ पर हम इंटरनेट, जो सैटेलाइट इंटरनेट आधारित जो सेवा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कार्य करती हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत जो बाजार का आकार कितना है, यानी मार्केट का जो आकार है वो स्पेस में वो कितना है, कितनी स्पीड मिलती है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट से। इसके बाद यहाँ पर हम जो अर्थ की ऑर्बिट होती है जिसमें हम लो अर्थ ऑर्बिट, जियो संक्रेनस अर्थ ऑर्बिट, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और जो ये सेवा मुहैया कराई जाएगी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, इससे किन को लक्ष्य किया जाने वाला है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज से संबंधित जो खबर उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम मोटा अनाज को समझने का प्रयास करेंगे, इसके फायदों को जोड़ेंगे और जो हाल ही में जो घोषणा की गई अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। अल्पसंख्यकवाद तो GS2 से जोड़कर इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा पेज नंबर 8 पर। उसके बाद जलवायु संकट से करहाती मानवता तो GS3 कंजर्वेशन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर COP27 शिखर सम्मेलन में जलवायु तबाही के कारण आर्थिक नुकसान की मुआवजे को भी शामिल किया गया है, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विषय है वो हॉटेस्ट टॉपिक है, यानी हर बार एग्जाम में इनसे 2 या 3 प्रश्न तो बनते ही, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे राइट टू रिपेयर अधिकार क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके क्या फायदे हो सकते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। और यहीं पर जो ई वेस्ट है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम इजराइल का मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बने हुए दोनों देश। फिर उसके बाद हम देखेंगे मच्चू रिवर्स को, तो या जिसे मोरबी रिवर्स भी बोलते हैं, उसका मैप को देखेंगे। उसके बाद हम जल जीवन मिशन को देखने का प्रयास करेंगे। जल जीवन मिशन को देखने के बाद हम COP27 जहाँ पर शर्म अल शेख में आयोजित होने वाला उसकी लोकेशन को देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पर है। फिर हम मिस्र के मैप का एनालिसिस करेंगे, तो उससे पहले अफ्रीका में उसकी लोकेशन को देख लेंगे। फिर हम मिस्र के मैप का पर्टिकुलर एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे वहाँ की जो फेमस है वो क्या है। फिर उसके बाद हम 2011 की जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस कंट्री का कितना योगदान है। उसके बाद हम GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस को समझेंगे कि कौन सी होती हैं गैसेज। उसके बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लेंगे, साथ साथ में इनके सोर्स क्या होते हैं GHG के उनको समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको भी समझ लेंगे साथ साथ में। उसके बाद हम इजराइल के मैप का एनालिसिस करेंगे, उसकी जो लोकेशन है ग्लोब में उसको देखने का प्रयास करेंगे को लोकेशन कहाँ पर है। फिर इजराइल का मैप का एनालिसिस कर लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे ईरान को, तो ईरान की देखने से पहले उसकी लोकेशन को देखेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है वर्ल्ड मैप में। उसके बाद हम देखेंगे ईरान के पर्टिकुलर मैप को, कि हम राइट टू रिपेयर को समझने का प्रयास करेंगे। राइट टू रिपेयर क्या है उसको कुछ इमेजेस से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो और शब्दावली क्या हो सकती है जिसमें हम रीयूज, रिफ्यूज और रिसाइकल को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे ई वेस्ट का एक सीनियर समझने का प्रयास करेंगे कि कितना जो ई वेस्ट है वो रिसाइकल होता है, कितना जो नॉट कलेक्टेड बाय रिसाइकलिंग, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर राइट टू रिपेयर है उससे इन्वायरमेंट को क्या फायदा हो सकता है, सोशल, रेगुलेटरी, इन्वायरमेंट और टेक्निकल
तो इससे संबंधित जो बातें रहेंगी उनको देखने का प्रयास करेंगे हम मोटा अनाज को समझने का प्रयास करेंगे। मोटा अनाज क्या होता है, तो इन पिक्चर से आप स्वयं आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिएगा कि किस फसल के ये इमेज है। फिर हम देखेंगे मोटा अनाज से संबंधित कुछ बातों को। फिर हम जो सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसे कुछ इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे किस तरह से कार्य करती है वो, किस तरह से काम किया जाता है इसमें। फिर इसकी यूजेस को देख लेंगे कि इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। फिर कुछ फाइलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है सैटेलाइट इंटरनेट, उसको देखेंगे। फिर उसी को एक अन्य इमेज से समझेंगे, प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होती है उसको देखेंगे, इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर इन्हीं को एक मोशन के थ्रू भी देख लेंगे हम। फिर हम नागरिकता से संबंधित देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें देखेंगे नागरिकता का जिक्र कहाँ किया गया है संविधान में, उसको देखेंगे। फिर इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 को देखेंगे। फिर उसके बाद हम सीसीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, और उसी के साथ एनआरसी की बात आती है तो एनआरसी को भी देख लेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम एससीओ को देखेंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मेंबर स्टेट कौन से उसको देखेंगे, उसके मैप को देखेंगे। फिर हम बीआरआई को देखेंगे यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उससे संबंधित बातों को देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर उसका मैप को देखने का प्रयास करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि चाइना की क्या है ये योजना। और अंत में हम गूगल मैप में देख लेंगे जिन कंट्रीज की या जिन लोकेशन की हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। मोरबी हादसे पर पीएम का निर्देश, कोई नेता व अधिकारी न करें जांच में हस्तक्षेप। तो दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कहा जांच में मिली सीखों को जल्द लागू किया जाएगा। तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो GS1 यानी नदी से संबंधित जो बातें रहती हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं, या भूगोल से जोड़कर देख सकते हैं, GS2 पॉलिटिकल से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मोरबी पहुंचकर केबल पुल के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से कुशल क्षेम पूछा। बाद में उच्च स्तरीय बैठक में मोदी जी ने कहा कि विशेष जांच समिति को निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच करने के निर्देश दिए गए, और कहा कि जांच में कोई नेता व अधिकारी हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हम मोरबी रिवर को देख लेते हैं। आप देखिए ये गुजरात का मैप हो गया, तो आप गुजरात में जिसको हम देखने वाले मोरबी रिवर को, उससे पहले देख लीजिए कि ये जामनगर और सुरेंद्र नगर के बीच में अवस्थित है। अब इसके दक्षिण में राजकोट हो गया, ये मच्छू डैम हो गया है। उसके अलावा देखिए मोरबी की लोकेशन को देखिए, तो ये मच्छू रिवर के किनारे अवस्थित है। किस साइड में अवस्थित है उससे देखने का प्रयास कीजिए, पूर्व की साइड में अवस्थित है। कहाँ जाके ये जो रन ऑफ कच्छ इसके उत्तर में अवस्थित हो जाता है। और इधर आप देखिए तो पश्चिम में आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन को देखिए। तो इस तरह से हमें जो मोरबी रिवर से या मच्छू रिवर से उसको देखना था। तो यहीं पर जो घटना घटित हुई केबल पुल टूटने से, तो उसी का जिक्र किया है इस चर्चा में, और ये खबरों में भी बनी हुई है। तो इस तरह से हमें देखना है इस खबर को। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। एसीओ में चीन की BRI को समर्थन देने से भारत का इनकार। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं, भारत के हित को प्रभावित करने वाले दूसरे देशों की नीतियां और जो राजनीति है उससे जोड़कर देख सकते हैं। तो अहम बैठक, संघाई सहयोग संगठन के अन्य सभी सदस्य BRI के पक्ष में। एसीओ ने बड़े आर्थिक एजेंडे पर काम करने का रोड मैप बनाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसीओ की बैठक में हिस्सा लिया। तो आप इमेज को देखिए, ये एसीओ की जो बैठक है उनके जो सदस्य उनको दिखाए गए हैं। तो भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की BRI या जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका पुराना नाम वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। एसीओ के मौजूदा 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि चीन की BRI योजना का किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान ने समर्थन किया है, और साफ है कि इसका समर्थन और नहीं करने वाला एकमात्र देश कौन है, तो भारत है। वर्ष 2016 में चीन की तरफ से वन बेल्ट वन रोड पर बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सबसे पहला विरोध भारत ने ही किया था। बाद में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत के रुख का समर्थन भी किया है। तो एसीओ की घोषणा पत्र में समर्थन करने वाले 6 देशों का नाम लेते हुए कहा किसने कि इन्होंने BRI परियोजना में को संयुक्त तौर पर पूरा करने की सहमति जताई। किन्होंने जो 6 देशों की बात की इन्होंने, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और BRI को जोड़ने पर काम करने को तैयार हुए। इसमें यह भी कहा गया है कि बैठक में सभी सदस्य देशों ने क्षेत्रीय संपर्क बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम करने की सहमति जताई, ताकि भविष्य में
सदस्य देशों के बीच उत्पादों, सेवाओं, पूंजी सेवाओं और तकनीक का मुक्त तौर पर आवागमन के लिए माहौल बन सके। और भारत ने इन देशों के बीच बड़े आर्थिक सहयोग के पक्ष में, क्योंकि उसे भरोसा है कि इन देशों में उसके उत्पादों व सेवाओं का एक बड़ा बाजार मिल सकता है। लेकिन बीआरआई को लेकर भारत अपने रूप पर अडिग है। और एस जयशंकर ने सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकीकरण का आदर करना चाहिए। एशिया के साथ अपने मजबूत सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए भारत इन देशों के साथ खाद्यान्न, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कारोबार व संस्कृति में और गहरे संबंध बनाने को इच्छुक है। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भारत की तरफ से किए जाने वाले उपायों व कदमों के बारे में भी जानकारी दी है। तो इस तरह से ये खबर थी। अब हम यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की गई है, उसको देखते हैं। फिर एससीओ का जिक्र किया है, इन सबको देखते हैं हम कि क्या है ये दोनों। तो एससीओ, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये क्या है? यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी बात की जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस टर्म में? तो ज्योग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन के टर्म में। दूसरा है कि जो 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशियन, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोर देन 30% जो ग्लोबलिटी में इसमें उसका योगदान है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये क्षेत्रीय ग्रुप है। इसके अलावा देख सकते हैं कि एससीओ इज गवर्न्ड बाय द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट वंस अ ईयर। आप देख सकते हैं कि जो इसकी सबसे सुप्रीम है वो कौन सी होती है? तो वो हेड ऑफ स्टेट होती है, जो साल में एक बार मीट होती है। तो इसी हाल ही में हमने देखा था कि इसकी मीटिंग भी हुई थी। इसके अलावा आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसका एब्रिविएशन दिखाया गया एससीओ। फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। टाइप किस तरह का है? तो म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। उसके अलावा इसकी मेंबरशिप को देख सकते हैं तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी 8 देश हो गए। इसके ऑब्जर्वर दिखाए गए, डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंस को दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर मेंबरशिप में देखिए तो इस्टेब्लिश ऑफ AS5, तो सबसे शुरुआत में इसकी शुरुआत होती तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी मेंबरशिप 8 हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 कंट्रीज को दिखाया गया जो इसकी मेंबर्स है। बाकी जो ईरान है उसकी भी बात चल रही है कि इसको भी आने वाले समय में इसकी मेंबरशिप मिल सकती है। और इंडिया और पाकिस्तान को 2015 में स्टार्ट किया गया था और 2017 में इसके सदस्य बन गए हैं। इसके अलावा आप इनसे संबंधित और भी बातों को देख सकते हैं। अब इनके बीच में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? तो यहाँ पर दिखाया गया कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, कल्चर कॉपरेशन है। यहाँ पर इनकी समिट्स दिखाई गई हैं। तो इस तरह से हमें इसके एशिया के बारे में देखना था। अब इसकी मेंबर स्टेट को आप मैप में देखने का प्रयास कीजिए। तो आप मैप में देखिए तो चाइना हो गया, उसके अलावा ये देखिए, माफ़ कीजिए, रशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, यहाँ पर आप देखिए कजाकिस्तान को देखने का प्रयास कीजिए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान को देखिए, उसके अलावा आप उज्बेकिस्तान को देखिए। तो ये इसके क्या मेंबर हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं डायलॉग पार्टनर्स को, तो डायलॉग पार्टनर्स को भी आप देखिए तो ये नेपाल को दिखाया गया है, श्रीलंका को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखिए कंबोडिया को दिखाया गया है, इधर टर्की को दिखाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अजरबैजान को। इसके जो गेस्ट मेंबर है वो कौन है? तो इधर देखिए आसियान को, तुर्कमेनिस्तान को। तो आप देखिए तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर भी नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। CIS और UN जिसके कुछ गेस्ट मेंबर हो जाते हैं। उसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेट को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि क्या तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य है? तो सीधी सी बात है कि नहीं है। उसके अलावा देख सकते हैं अफगानिस्तान है, मंगोलिया है। उसके अलावा आप ईरान को देखिए तो क्या इसके मेंबर है? तो नहीं, इसके मेंबर नहीं है। नेपाल भी इसका मेंबर नहीं है। अब इसी को अन्य इमेज में देखिए तो ये इसके उत्तर में क्या आ गया? तो ये रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक मंगोलिया है जो इसका सदस्य नहीं है। इधर नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान जो इसके सदस्य नहीं है। तो क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न बनते हैं। अब हम BRI के बारे में देख लेते हैं कि जो BRI है ये वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? बेल्ट रोड इनिशिएटिव होगा। तो ये 2013 में शुरू की गई एक मल्टी अरब डॉलर की पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप की भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना। तो ये किसकी महत्वाकांक्षी योजना है? तो ये चाइना की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य विश्व में
बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना, जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी बीआरआई परियोजना में सहयोग करने के लिए 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बीआरआई के तहत गतिविधियां कौन सी? तो इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां शामिल है, जिसमें नीति समन्वय, व्यापार संवर्धन, बौद्धिक संपर्क, दूसरा है चीन की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और पीपल टू पीपल संपर्क। तो ये कुछ 5 गतिविधियां जो हो गई जो इसमें शामिल है। अब बीआरआई के तहत मार्ग कौन से हैं? न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें चीन के उत्तर में व्यापार और निवेश केंद्र शामिल है, जिसमें म्यांमार व भारत के माध्यम से यूरेशिया तक पहुंच बनाना है। दूसरा है मेरीटाइम सिल्क रोड, जिसे MSR भी कहते हैं। यह दक्षिण चीन सागर से होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाती है और फिर हिंद महासागर के आसपास अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचती हैं। अब इससे संबंधित चिंताएं भारत और विश्व के लिए, तो पहले देख लेते हैं भारत की सामरिक हितों में बाधा। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे हम CPEC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या जिसे POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। ये दोनों ही क्षेत्र लंबे समय से विद्रोह के केंद्र हैं, जहां भारत को आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। CPEC दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को बाधित करेगा और कश्मीर विवाद मामले में पाकिस्तान को वैधता प्रदान करने में सहायक हो सकता है। तो इसलिए भारत की चिंता भी है इसको लेकर। साथ ही CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का प्रयास अफगानिस्तान के आर्थिक, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकता है। तो ये कुछ हमारे हितों से संबंधित कुछ बाधाएं थी। अब उपमहाद्वीप में चीन का सामरिक उदय, तो चीन द्वारा चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, जिसे CMEC कहते हैं, यानी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ चीन नेपाल आर्थिक गलियारा, जिसे हम चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है, जो तिब्बत को नेपाल से जोड़ेगा। अब परियोजना का समापन बिंदु क्या होगा? तो गंगा के मैदान की सीमाएं होगी। इस प्रकार ये तीनों गलियारे भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के आर्थिक और रणनीतिक उदय को दर्शाते हैं। अब इसमें कुछ पारदर्शिता की कमी भी है। तो BRI समझौते में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। और इसका जो उदाहरण है, हम श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका द्वारा चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के पट्टे पर देने के संबंध में BRI के नकारात्मक पक्ष के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और छोटे देशों में अरब और डॉलर की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। अब देख लेते हैं BRI के प्रतिपक्ष में पहल, यानी जो BRI योजना है चाइना की, उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी पहलें हैं वो शुरू की गई है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है B3W किया, जिसे हम बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो G7 देशों ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए 47वें G7 शिखर सम्मेलन में B3W या जिसे हम बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटे को दूर करना है। उसके अलावा दूसरी पहल क्या है? तो ब्लू डॉट नेटवर्क या जिसे हम BDN कहते हैं। तो यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित एक बहुहितधारक पहल है, जो वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने तथा सरकारों, निजी क्षेत्रों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए बनाई गई थी। उसके अलावा तीसरी कौन सी? तो ग्लोबल गेटवे। तो BRI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यूरोपियन संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू की है। तो ये 3 तरह की योजना हो गई, तो इनको याद रखना है। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो B3W हो गया। दूसरी क्या है? तो ब्लू डॉट नेटवर्क हो गया। तीसरी क्या है? तो ग्लोबल गेटवे। अब इससे संबंधित आगे की राह क्या हो? तो चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए अधिक उन्नत देशों द्वारा वैकल्पिक परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, जो मेजबान या प्राप्तकर्ता देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति में भी सहयोगी हो या सहभागी हो। भारत को अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए आवश्यक होने पर जापान जैसे भागीदारों से मदद लेनी चाहिए और चीनी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कॉरिडोर व बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का विकल्प बनाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अकेले कार्य करने की भारत की क्षमता सीमित है और भारत के लिए अपने पड़ोसियों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था प्रदान करने हेतु
इस क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। तो ये इस तरह की कुछ आगे की राह हो गई है। तो इस तरह से हमें देखना था कि BRI के जो काउंटर में कौन सी योजना शुरू की गई है, इसकी चिंताएं क्या है भारत को लेकर और विश्व को लेकर। दूसरा इसकी जो BRI इसके तहत कौन से मार्ग बनाए जा रहे हैं, तो दो हो गए, न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हो गया और दूसरा है मेरीटाइम सिल्क रोड हो गया। दूसरा है कि इसके तहत कौन सी गतिविधियां की जा रही है, तो इसमें 5 तरह की गतिविधियां होगी, जिसमें नीति समन्वय, व्यापार संवर्धन, बौद्धिक संपर्क यानी फिजिकल कनेक्टिविटी, दूसरा है चीन की मुद्रा जिसे हम रेमबिनी बोलते हैं का अंतरराष्ट्रीयकरण, और पीपल टू पीपल संपर्क कब शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से आप देखिए दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। तो इस तरह से हमें इसको देखना। अब हम मैप में देखते हैं इनके। तो आप मैप में देखिए तो ये चाइना हो गया। तो आप देखिए न्यू सिल्क रोड को दिखाया गया जो कलर में। उसके अलावा आप देखिए मेरीटाइम सिल्क रोड को किस तरह से चाइना है वो सेंट्रल एशिया से, मिडल ईस्ट से, यूरेशियन से और यूरोप से कनेक्टिविटी करने का काम कर रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि वो समुद्र के मार्ग से किस तरह से वो दक्षिण पूर्व एशिया से देखिए आप उसको, उसके अलावा अफ्रीका से देखिए, मिडल ईस्ट से देखिए उसको, यूरोप से देखिए। तो इसकी योजना का जो मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरह से वो सेंट्रल एशिया से, मिडल ईस्ट से, यूरेशिया से, यूरोप से और अफ्रीका से समुद्र के थ्रू और स्थल के थ्रू कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि जो चाइना का प्रभुत्व है वो स्थापित किया जा सके। और उसी के तहत उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अलावा चाइना म्यांमार कॉरिडोर है, चाइना नेपाल कॉरिडोर है, तो उसका निर्माण करने की योजना बना रहा है। और इसका विरोध चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत ने क्यों विरोध किया है, तो आप देख सकते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है। अब आप उसी को एक अन्य इमेज में देखिए तो यहाँ पर दिखाया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो इसके तहत दो मार्ग हो, एक तो न्यू सिल्क रोड हो गया और दूसरा है मेरीटाइम सिल्क रोड हो गया। तो आप देखिए कि किस तरह से वो कनेक्टिविटी मुहैया कराकर दूसरे देशों तक अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। उसके अलावा आप अन्य इमेज में देखिए तो सेंट्रल एशिया, ये चाइना हो गया, ये किस तरह से सिल्क रोड के थ्रू सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, यूरेशिया और यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। किसके थ्रू? स्थल मार्ग के थ्रू। अब आप समुद्र मार्ग को देखिए तो साउथ चाइना सी से होते हुए किस तरह से आसियान से, अफ्रीका से, फिर यूरोप से और मिडल ईस्ट से समुद्र के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में चाइना है वो अमेरिका को प्रतिसंतुलित भी कर सके या उसको काउंटर भी कर सके। तो इस तरह से हमें ये योजना देखनी थी। तो इस तरह से हमें एससीओ और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको देखना था। बढ़ते अगली खबर पर। पाक, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। तो जीएस2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। तो केंद्र का निर्णय, तो सीएए के तहत नियम नहीं बनने से 1955 के नागरिकता कानून के तहत दी जाएगी नागरिकता। 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों से उत्पीड़न के चलते भागकर आए गैर मुस्लिमों को दी जाएगी नागरिकता। तो ये केंद्र का निर्णय हो गया। अब थोड़ी सी और इसको विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो केंद्र ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इन देशों के उत्पीड़न के चलते भागकर आए अल्पसंख्यक फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के बजाय इन शरणार्थियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला काफी अहमियत रखता है। सीएए के तहत इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, परंतु इस अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए, इसलिए इसके तहत किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ बात थी। अब इसी को थोड़ा और विस्तृत रूप से जानते हैं हम। तो नागरिकता अनुच्छेद कौन से या संविधान का कहाँ पर इसका जिक्र है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता से संबंधित बात है उसका जिक्र किया गया है। अब हम अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं वह 5 वर्षों तक निवास किया हो। तो ये क्या होगी? अनुच्छेद 5 की बात। अब अनुच्छेद 6 को देखते हैं। तो पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई जन्मा था। दूसरा है 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत में चला आया था। तो ये कुछ बात होगी अनुच्छेद 6 के बारे में। अब अनुच्छेद 7 में क्या है? तो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद। अनुच्छेद 8 की बात की जाए तो भारतीय मूल
का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता हो तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। उसके अलावा अनुच्छेद 9 की बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। तो इस तरह से जो हमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है उनको भी देखना था, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अब नागरिकता अधिनियम 1955 की बात की जाए तो इसमें नागरिकता समाप्त करना, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, तो ये दोनों का जिक्र किया गया है। अब नागरिकता समाप्त करना तो किस तरह से हो सकती है, तो एक स्वेच्छा से आप क्या कर दीजिए अपनी नागरिकता का, दूसरा है परिवर्तन, यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी जो भारतीय नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी, और दूसरा देशद्रोह या देशद्रोह के आधार पर आपकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जा सकती है। अब नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरह से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म के द्वारा, दूसरा है वंशानुगत द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है वैश्वीकरण द्वारा और पांचवा है अर्जित क्षेत्र के द्वारा। अब जन्म से देखें तो यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा। दूसरा है वंशानुगत द्वारा, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा। तीसरा है पंजीकरण, तो भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है तो उसे भी पंजीकरण के तो भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब देशीकरण में क्या है, तो आप देख सकते हैं, तो माफ कीजिए मैंने यहाँ पर गलत उच्चारण किया था, वैश्वीकरण का नाम लिया था जबकि वो देशीकरण है। यदि कोई देशीकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो सक्षम व्यक्ति हो जो अपने बारे में सोचने की क्षमता रखता हो, दूसरा है कि पागल न हो, दूसरा है भारत की संविधान राष्ट्रध्वज जो राष्ट्रगान का सम्मान करे, भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो, जिस देश में वह रहता है या जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता त्याग कर चुका हो, दूसरा है उस देश में भी देशीकरण विद्यमान हो, वह कम से कम भारत में 12 वर्षों तक निवास किया हो। तो ये कुछ देशीकरण के उपाय जिसके तहत वो नागरिकता ले सकता है। उसके अलावा अर्जित क्षेत्र, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का जिक्र किया गया है। अब हम CAA और NRC को देख लेते हैं क्योंकि दोनों चर्चा में बने रहते थे। अब CAA की बात की जाए तो CAA धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। अब इसमें क्या है, तो गैर मुस्लिम प्रवासियों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से लाभ होने की संभावना थी। अब हमने देख ही लिया कि किस तरह से इन 3 देशों से आए जो अल्पसंख्यक है उनको इसके तहत लाभ हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। CAA 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करेगा। तो ये CAA के बारे में हो गई। अब NRC को देख लीजिए, तो NRC का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है NRC का उद्देश्य सभी गैर कानूनी अप्रवासी को उनके धर्म के बावजूद निर्वासित करना है। तीसरा NRC असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना था जो ज्यादातर बांग्लादेश से थे। NRC में वे लोग शामिल होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में रह रहे थे। तो ये NRC और CAA के बारे में, क्योंकि इन दोनों को भी देखना जरूरी है क्योंकि जब भी नागरिकता की बात आती है तो इन दोनों की जो चर्चा में बने रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। स्वच्छ जलवायु के लिए भारत अमीर देशों पर फंडिंग करने का डालेगा दबाव। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों GS3 कंजर्वेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो विश्व में जलवायु परिवर्तन की चिंता के बीच भारत अगले सप्ताह में मिस्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित होने वाले पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेगा और इस दौरान भारत धनी देशों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर वर्ष 100 अरब डॉलर फंडिंग करने का वादा पूरा करने का अनुरोध करेगा। तो 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन या जिसे COP27 के दौरान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत भी अपनी सबसे बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताएगा और इस दौरान भारत विकसित देशों से कहेगा कि कार्बन उत्सर्जन और उसके जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की कीमत काफी अधिक आती है और गैर आनुपातिक रूप से ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले देशों को बिना देरी किए इसके लिए अपना आर्थिक योगदान पूरा करना चाहिए।
और आखिर इसके लिए भारत स्वयं और विकासशील देशों को स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिए तुरंत योगदान के लिए कैसे कह सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार विकसित देशों ने 2009 में समझौते के तहत वादा किया था कि वे इस काम करने के लिए 2020 से हर वर्ष 100 अरब डॉलर का योगदान करेंगे। विकसित देशों द्वारा यह प्रतिबद्धता अब तक पूरी नहीं की गई है। इससे विकासशील देशों में अविश्वास पैदा हो गई है। चीन और पाकिस्तान के भारत ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है। इसे अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कम किया जा सकता है, लेकिन सस्ता होने के नाते भारत में कोयला भी ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है और भारत पहले से ही 2030 तक इसे ईंधन की मांग को गैर जीवाश्म ईंधन से बदलने या आधा करने का वादा कर चुका और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होगी। तो इसी के लिए भारत ने जो विकसित देशों उनसे कहा है कि वो जो उन्होंने प्रतिबद्धताएं जो वादा किया है उसको पूरा किया जाए। अब इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम। COP27 का दिखाया गया है कि जो शर्म अल शेख 7 से 18 नवंबर के बीच में जो आयोजित होने वाली है, तो कहाँ पर आयोजित होगी, तो आप देखिए मिस्र में इसकी लोकेशन को, तो शर्म एल शेख, तो ये नील नदी हो गई, ये इजिप्ट का मैप हो गया, वेस्टर्न डेजर्ट हो गया और ये नील नदी के किस दिशा में, तो पूर्व में ये गल्फ ऑफ सेज हो गई है। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ एडन हो गई, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। इसकी लोकेशन ये रेड सी हो गया है, ये सिनाई पेनिनसुला में अवस्थित है, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज हो गया है, ये स्वेज कैनाल हो गई, ये कायरा इसकी राजधानी होगी मिस्र की, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया है। तो ये इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। अब हम मिस्र के आप लोकेशन में देखिए अफ्रीका में, तो आप देख पा रहे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजर रही है, ये मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है और उसके अलावा रेड सी से भी इसकी सीमा लग रही है। और इसकी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो देखिए आप, ये किस तरह से कनेक्टिव बिंदु का काम कर रहा है, यानी इधर एशिया से या मिडल ईस्ट से अफ्रीका को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कौन, इजिप्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन, इसकी सामरिक स्थिति को भी आप देखने का प्रयास कीजिए। तो हम इजिप्ट के मैप में चला जाए तो इसकी जो सीमा है किससे लग रही है, तो लीबिया से, सूडान से और इधर इजराइल से इसकी सीमा लगती है, फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में भूमध्य सागर हो गया है, पूर्व में रेड सी हो गया है, तो इससे सीमा लगती है। अब इसमें महत्वपूर्ण कैनाल कौन सी होगी, तो स्वेज कैनाल हो गई। इसके उत्तर में क्या हो गया, तो पोर्ट सहित हो गया, दक्षिण में स्वेज पोर्ट्स हो जाता है। अब ये सिनाई पोर्ट्स हो गया, माफ कीजिए सिनाई प्रायद्वीप हो गया और यहाँ पर शर्म एल शेख अवस्थित है। ये गल्फ ऑफ सेज और ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गई है। उसके अलावा आप देखिए ये मिस्र में जो महत्वपूर्ण नदी है नील नदी है, तो ये लेक नासिर हो गया है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजर रही है, आसवान डैम हो गया है। उसके अलावा इसकी राजधानी हुई तो कायरा की राजधानी हो जाती है। ये गीजा को देखिए। उसके अलावा आप इजिप्ट में देखिए तो वेस्टर्न जो डेजर्ट है वो किस तरह अवस्थित है, नील नदी के तो पश्चिम में अवस्थित है। उसके अलावा आप वैली ऑफ द किंग्स को देखिए। उसके अलावा आप महत्वपूर्ण जो क्षेत्र उनको देखने का प्रयास कीजिए। अब इन पिरामिड को देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ की इमेजेस है। उसके अलावा 2011 में जो इमिशन है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको देखने का प्रयास कीजिए। इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, तो वो यहाँ पर कुछ दिखा, फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो आप देखिए तो चाइना को सबसे ज़्यादा मतलब चाइना सबसे ज़्यादा इमिशन करता है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद अगर यूरोपियन यूनियन को हटा दी जाए तो भारत आता है, लेकिन जब देशों की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर भारत आता है। बाकी आप देखिए रशियन फेडरेशन को देखिए, चाइना, जापान को देखिए और अदर्स को देखिए। तो इस तरह से जो ग्लोबल सिनेरियो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का तो वो दिखाया गया है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात की तो उनके उदाहरण क्या हो गए, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई है, फ्लोरोकार्बन हो गई है जिसे हम CFC कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कुछ उदाहरण होगा किसके, GHG के। अब इनको देखिए तो इनके इमिशन को देखिए तो इनके सोर्स कहाँ हो गए, तो CFC एंड हेलोल्कान, तो इनके सोर्स क्या हो गए, तो रेफ्रिजरेटर और एरोसोल हो गए। नाइट्रस ऑक्साइड को देखिए तो गैसोलीन और एग्रीकल्चर इसके सोर्स हो गए। मीथेन के देखिए तो केटल और फर्टिलाइजर इसके सोर्स हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए तो ऑयल एंड कोल इसके सोर्स हो जाते हैं। अब आप देखिए कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी समझने का प्रयास कीजिए इसी के साथ। ये एटमॉस्फेयर हो गया। अब यहाँ से सन जो रेडिएशन आ रही है, जो भी ऊर्जा आ रही है सनलाइट, अब सनलाइट से जो आ रही है उसको कुछ रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है किसके थ्रू, जो स्पेस में जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू, और कुछ इंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर से होते हुए इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, और कुछ जो रहती है सनलाइट उसको रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है बाय दी सरफेस। अब यहाँ पर उसी का इमेज दिखाया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन। अब यहीं से जो ग्लोबल वार्मिंग के उसका कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है कि किस तरह से जो ग्लोब है वार्मिंग है वो धीरे धीरे वर्क कर रही है। तो आप देख पा रहे कि अब ये GHG है, अब वो क्या करेगी, अभी यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड किया है जो सनलाइट को, अब वो वापस
जो जैसे उससे टकराकर वापस जो एटमोसफेयर है उसके अंदर जाएगी, यानी पृथ्वी के अंदर रहेगी। अब इसको बाहर निकलने का अगर मार्ग नहीं मिलेगा तो ये अंदर ही ट्रैप होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोब है वो वार्म होता रहेगा। अब ये गर्म होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे जो हीट है, यानी जो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है, चाहे आप इसको समुद्र से जोड़कर देख सकते हैं, चाहे मौसम से जोड़कर देख सकते हैं, तो इन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इनसे देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जो द्वीपीय देश है उनको इससे उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से हमें जो ये खबर है वो देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जल संरक्षण के लिए विकसित करे नई तकनीक, राष्ट्रपति। तो इसे GST और GS3 से जोड़कर देख सकते हैं हम। ग्रेटर नोएडा में द्रौपदी मुर्मू ने मटके में पानी भरकर इंडिया वाटर वीक का किया उद्घाटन। तो यहाँ पर उसी का इमेज दिखाया गया। तो आप देखिए, इंडिया वाटर वीक मानव जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा विचार मंथन। देश विदेश के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ते जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रयास करने का आह्वान किया है। और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि जल आज बहुआयामी और जटिल मुद्दा है। बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण के कारण जल प्रबंधन, संचयन और वाटर गवर्नेंस समय की जरूरत है। जल के सतत व समान वितरण, रिसाइकल के लिए कार्य प्रभावी ढंग से करने होंगे। इस तकनीक की अहम भूमिका होगी। उन्होंने विज्ञानियों, टाउन प्लानर, नवोन्मेषकों या से अपील की है कि वह आधुनिक तकनीक विकसित करे और आगाह किया है कि जल संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा का लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। जल संसाधनों को साझा करने वाले 2 या 2 से अधिक देशों को इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय संकट का कारण भी बन सकता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं। तो राष्ट्रपति ने कहा कि जल सीमित है और इसके समुचित व सही उपयोग से ही इसे दीर्घकाल तक बनाए रखा जा सकता है। इसलिए जल का मितव्ययिता से उपयोग करें और लोगों को भी जागरूक करें। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय सभ्यता में जल को देवी रूप में महत्व दिया गया है। तेजी से मिट रहा जल संसाधनों का अस्तित्व। अधिकतर धार्मिक स्थल भी नदियों के तटों पर हैं। ऋग्वेद के श्लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पानी के सभी स्रोत को पवित्र माना गया है और इसके बावजूद जल संसाधनों का अस्तित्व तेजी से मिट रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गंगा के बेसिन सिकुड़ रहे हैं, नदी और जलाशय क्षीण हो रहे हैं, गाँव में पोखरों की स्थिति खराब है, कृषि व उद्योग में जल का दोहन जरूरत से अधिक हो रहा है, पर्यावरण संतुलन और मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। इसके परिणाम बेमौसम व अतिवृष्टि के रूप में सामने आ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के जल प्रबंधन पर विचार करने की जरूरत है। कृषि में ऐसी फसलों को प्राथमिकता देनी होगी जिससे पानी की खपत कम हो। देश में उपलब्ध 80% जल का उपयोग कृषि में होता है। सिंचाई में जल का समुचित उपयोग करना होगा। जल जीवन मिशन अभियान सराहनीय। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंचित क्षेत्र बढ़ा जा रहा है। वन ड्रॉप मोर क्रॉप के जरिए सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकी जा रही है। नदियों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अभियान में हर घर तक जल पहुंचाने का काम सराहनीय है और 2024 तक 10 करोड़ 23 लाख घरों में पानी पहुंचेगा। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और साथ ही जल जनित जो बीमारियां उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। अब इस खबर को बताने का आप स्वयं देख सकते हैं कि बताने का जिक्र क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह से आज जो जल संरक्षण है उसकी बात की जा रही है। तब यहाँ पर जो जल जीवन मिशन की बात की उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से क्या करना है, तो जल आपूर्ति करना है। दूसरा देखिए तो स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन करना है, यानी जो मैनेजमेंट करना है किसका, जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसका। उसके अलावा इसका क्या है, तो जो अन्य केंद्र और राज्य की जो सरकारी योजना है उनको इंटीग्रेट करना है। उसके अलावा इसके अंदर क्या रखा गया है, तो वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, या जिसे हम बोल सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है। तो इन सबसे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निर्माण करना है। तो ये थी कुछ जल जीवन मिशन से संबंधित बातें। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मस्क से मित्तल तक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में बढ़ते कदम। तो इसे GS3 स्पेस इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं हम।
इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं इस खबर को हम। तो बीते सप्ताह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने अपने पहले वाणिज्यिक मिशन में 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। मंगलयान के बाद विश्व में एक अलग पहचान बना चुके इसरो के लिए यह एक और बड़ी सफलता है। इसने जिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया है वह भी संचार क्रांति की तरफ भारत का एक कदम है और इसे सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी कहते हैं। 2300 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के द्वारा 70% से अधिक सैटेलाइट अपने प्रोजेक्ट के तहत भारतीय एयरटेल की कंपनी वनवेब अंतरिक्ष रवाना कर चुकी हैं। अब उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया कि अंतरिक्ष में मिलता है इंटरनेट कनेक्शन। अब आप देखिए सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन में सेवा प्रदाता कंपनी अपने सैटेलाइट को इंटरनेट सिग्नल भेजती है जो लौटकर उपभोक्ता के घर या कार्यस्थल पर लगी डिश द्वारा रिसीव किया जाता है। यह डिश मॉडेम से जुड़ी होती हैं और इस तरह इंटरनेट सिग्नल आपकी डिवाइस तक पहुंचते हैं। मॉडेम के माध्यम से सैटेलाइट सिग्नल डिवाइस में प्रयोग किए जाने लायक बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बता दिया कि जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा वो किस तरह से कार्य करती हैं। अब इसी में बाजार का आकार देखिए, यानी जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा उसका मार्केट को देखिए। तो मस्क की स्टारलिंक ने वर्ष 2025 तक की इस व्यवसाय को से 30 अरब डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया है, जबकि वनवेब वर्ष 2030 तक सैटेलाइट इंटरनेट की वैश्विक बाजार को 30 अरब डॉलर का आंक रही है। अब कितनी मिलती है स्पीड, तो उसको देखिए। तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में पहले स्पीड काफी कम थी, लेकिन सेवा प्रदाताओं ने इसे तेज करने पर विशेष ध्यान दिया है। वनवेब का नेटवर्क टेरेस्ट्रियल सेवा से जुड़ा होने के कारण इसकी स्पीड तेज होने का अनुमान है। यह 5G से रेडी भी माना जा रहा है। स्टारलिंक अमेरिका में अलग अलग पैकेज के हिसाब से इंटरनेट स्पीड देता है। सैटेलाइट इंटरनेट सामान्य इंटरनेट सेवा की तुलना में महंगी है। अब आप देखिए कि इसके तहत कौन से वर्ग को लक्षित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही कि इन कंपनियों के लिए लक्षित वर्ग कौन होगा, कहाँ यह सेवा प्रदान कर ये कंपनियां मुनाफा कमाने की सोच रही हैं। तो कंपनियां कह रही हैं कि सुदूर गांव में जहां इंटरनेट या फोन कनेक्टिविटी नहीं है वहां ये सेवा पहुंचाएगी। एक रिपोर्ट कहती है कि विश्व का केवल 5% हिस्सा ही अब ऐसा है जहां इंटरनेट सेवा नहीं है। 7 अरब की आबादी वाले विश्व में किसी बड़ी व्यापारिक संभावना के लिए यह आंकड़ा कम है। भारत की बात करें तो भारत में तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश के करीब 6 लाख गाँव में से 4% ऐसे हैं जहां इंटरनेट सेवा भी नहीं है। केंद्र सरकार ने 25,000 सुदूर गांवों में 4G सेवा पहुंचाने के लिए बड़ी राशि खर्च करने का मन बनाया है। इसका लाभ सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को मिल सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर को विश्वसनीय और निरंतरता वाले इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने को भी कंपनी एक अवसर मान रही है। तो ये बता दिया है कि किन को टारगेट किया जाएगा इसके तहत। अभी इसी का एक उदाहरण बताया गया है कि किस तरह से इसका अभी हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। तो युद्ध में यूक्रेनी लोगों की सहायता। तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी यूक्रेनी लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन सेवा उपलब्ध करा रही है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा, जिसकी वजह से जो परंपरागत रूप से जो इंटरनेट मुहैया करा जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया है। स्टारलिंक ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि वह संचार की दुनिया में इस नए कदम के लिए करीब 2300 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी थी और इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। भारत में यही सेवा वनवेब कंपनी उपलब्ध कराने की तैयारी है। वनवेब उसी सुनील भारती मित्तल समूह की कंपनी है जिसके द्वारा मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल का संचालन किया जाता है। अब तक वनवेब के 462 लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। ये वनवेब द्वारा छोड़े जाने वाले कुल छोटे सैटेलाइट की संख्या का 70% से अधिक है। इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब इससे संबंधित कुछ बातों को देखते हैं हम। तो आप ये इमेज देखिए और इमेज से समझने का प्रयास कीजिए। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा, अब इसी को एक फाइल से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से एक सैटेलाइट वर्क कर रहा है और किस तरह से ये काम करेगा। तो अब आप इमेज से समझिए। तब ये सैटेलाइट हो गया और ये ग्राउंड स्टेशन हो गए। अब ये ग्राउंड स्टेशन हो गए, यहाँ से अपलिंक भेजा जाएगा। अब ये सैटेलाइट इसको रिसीव करेगा, उसके बाद सैटेलाइट इसको ट्रांसमिट करेगा। अब जो ग्राउंड स्टेशन पे एक रिसीवर लगा होगा जिसे हम जहाँ से ये डाउन लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये कम्युनिकेशन करेगा सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा। अब उसी को एक अन्य इमेज से समझिए। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है यूजर टर्मिनल्स हो गई, यानी कम्युनिकेशन लाइन हो गई। उसके अलावा ग्राउंड बेस स्टेशन हो गया, द ग्राउंड अपलिंक स्टेशन हो गया। यहाँ से अब सिग्नल ट्रांसमिट की जा रही है, अपलिंक हो गया। अब ये सैटेलाइट हो गए, ये इंटर सैटेलाइट
लिंक होकर, यानी इस सैटेलाइट में भी भेजे जा सकते हैं, या ये सैटेलाइट स्वयं ही इसको रिसीव करके ट्रांसमिट करने का कार्य कर सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ से डाउन लिंक किया गया है। अब यहाँ पर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन हो गया, जहाँ पर द ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन हो गया। अब ये यूजर टर्मिनल्स हो गया, जहाँ तक ये कम्युनिकेशन लाइन बिछाई गई, तो इस तरह से कार्य करेगा। अब आप इसी को एक अन्य में से देखिए। अब इसकी यूजेस को देखने का प्रयास कीजिए, तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में किया जा सकता है, कम्युनिकेशन में किया जा सकता है, डिजास्टर रेस्क्यू में किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखिए इसके अलावा अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मेरीटाइम अफेयर्स में किया जा सकता है, इमरजेंसी और सेफ्टी में इसका बेहतरीन तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल बता दिए गए कहाँ के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एक इमेज से समझिए कि किस तरह से सैटेलाइट इंटरनेट है वो वर्क करता है। तो ये एंड यूजर हो गया। अब इसने क्या किया, डाटा भेजा है। किस पे भेजा है, तो ये सैटेलाइट पे डाटा भेजेगा। अब डाटा रिसीव किया किसने, सैटेलाइट ने। अब ये डाटा सेंड किया इसने कहाँ पर, तो ये प्रोवाइडर ऑफिस में डाटा सेंड किया। अब इसने क्या किया है, तो डाटा भेजा है तो इंटरनेट जहाँ पे जो भी यूजर्स है। उसके बाद क्या क्या है कि अब जो इंटरनेट यूजर है उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिए, तो वो प्रोवाइडर ऑफिस पे गए, फिर यहाँ से सैटेलाइट पे गए, फिर सैटेलाइट से एंड यूजर पे गए। तो इस तरह से जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो कार्य करता है। तो आप इसको स्वयं समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे से। अब इसी को एक अन्य में से समझिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो कार्य कर रहा है एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। तो आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, किस तरह से सिग्नल जा रहा है, किस तरह से उसका जो रिएक्शन है वो प्राप्त कर रहा है, किस तरह से जो यूजर तक और जो ग्राउंड स्टेशन है वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। आप यहाँ पर फाइबर को देखिए, इंटरनेट को देखिए, यहाँ पर आप मॉडेम एंड राउटर को देखिए। उसके अलावा आप यहाँ पर डिश को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये रिफ्लेक्टर हो गया है, ये जो ट्राई हो गया, यानी जो TRI है जिसकी स्पेलिंग है। तो ये कुछ डिश का यहाँ पर जो लोगो दिखाया है उसको जूम करके दिखाया गया है, क्योंकि किस तरह से जो सिग्नल है उसको रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करने का कार्य करेगा, ताकि जो जो सेवा है उसको पहुंचाया जा सके या मुहैया करा जा सके। अब आप यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट को देखिए, तो लो अर्थ ऑर्बिट को दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, तो 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में। सैटेलाइट ट्रेवल फास्टर देन अर्थ, तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट को देखिए, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, तो सबसे ज़्यादा हो गया है। सैटेलाइट स्पीड सेम अस अर्थ, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट की स्पीड रहेगी वो जो अर्थ की जो स्पीड है वो उतनी ही रहेगी, यानी 24 घंटे में वो पूरी अर्थ का चक्कर लगा पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इमेज से देखिए लो अर्थ ऑर्बिट, और ये जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट हो गई है। अब यहाँ पर मोशन में या उनकी स्पीड में दिखाया गया है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट हो गई, तो वहाँ पर देखिए तो उसकी स्पीड को दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। उसके अलावा जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसमें देखिए तो लो अर्थ ऑर्बिट से ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। उसके अलावा जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट को देखिए तो इसकी स्पीड पृथ्वी की जितनी स्पीड होती है उसी के समान इसकी स्पीड होती है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। स्कूल के लंच बॉक्स से लेकर विश्वविद्यालय की कैंटीन तक में शामिल होगा मोटा अनाज। तो इसे GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 एग्रीकल्चर हेल्थ से जोड़कर देख सकते हैं। तो सेहत पर नजर, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी तेज। तो पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज की खूबियों से अब न सिर्फ पूरी दुनिया परिचित होगी, बल्कि हमारे बच्चों के टिफिन और स्कूलों में मिलने वाले दोपहर खाने में भी इसे जगह मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद ये कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा भारत की पहल पर किया था, और इसके तहत स्कूल में बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक दिन टिफिन में मोटा अनाज से बना कोई पकवान या खाद्य सामग्री लानी होगी। तो प्रमुख मोटे अनाज की बात कर लेते हैं हम। तो भारत में कई तरह के मोटे अनाज है जिनका इस्तेमाल सदियों से भारत की रसोई में होता आ रहा है, और बीच में जरूर मोटे अनाज की आधुनिक भारतीय रसोई से गायब हो गया था, लेकिन एक बार फिर इनमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वैसे तो मोटा अनाज मुख्य रूप से 3 फसल यानी ज्वार, बाजरा, रागी या जिसे मडुआ शामिल है, लेकिन जौ, कोदो, सावा, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे छोटे अनाज भी मोटे अनाज की श्रेणी में शामिल है। इनमें से कई फसलों का स्थानीय स्तर पर अलग अलग नाम है। तब हम देखते हैं कि मोटा अनाज जो वर्ष है वो घोषित किया जा रहा है 2023 को, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं या इसके कारण क्या है। तो मोटे अनाज से कुपोषण में आएगी कमी। तो इसके महत्व को बता दिया कि मोटे अनाज का महत्व क्या है। तो मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को मोटे अनाज और उसके फायदों से परिचित कराना है, उन्हें जागरूक करना है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, और माना जा रहा है कि पोषक तत्वों से भरपूर जो मोटा अनाज है उनसे भोजन में शामिल करने से जो कुपोषण है उसकी समस्या से भी निजात पाया जा सकता है।
मोटे अनाज के मामले में समृद्ध। तो मंत्रालय के अनुसार भारत वैसे भी मोटे अनाज और उनसे तैयार होने वाले अनूठे पकवान को लेकर काफी समृद्धि है। देश के सभी हिस्सों में किसी न किसी मोटे अनाज की पैदावार होती है। भारत मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही इसके उत्पादन को भी बढ़ावा देने में जुटा है, ताकि मांग के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों को भी मोटे अनाज मुहैया करा जा सके। तो अब इससे संबंधित और बातों को भी देख लेते हैं हम। तो ये आप इमेज को देखिए, अब ये आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए कि इमेज किसकी है। अब यहाँ पर भी आप इमेजों को देखिए, तो यहाँ पर आप लगाने का प्रयास कीजिए कि बाजरा कौन है, ज्वार कौन सी है, मक्का कौन सा है, गेहूं कौन सा है। तो इनको आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। तो अब क्यों कहते हैं इसे मोटा अनाज? तो मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग सकते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायन की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ज्वार, बाजरा और रागी की खेती में धान के मुकाबले 30% कम पानी की जरूरत होती है। 1 किलो धान के उत्पादन में करीब 4000 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि मोटे अनाज के उत्पादन नाम मात्र के पानी की खपत होती है। मोटा अनाज खराब मिट्टी में भी उग जाते हैं। ये अनाज जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, 10 से 12 साल बाद भी ये खाने लायक होते हैं। मोटा बारिश, जलवायु परिवर्तन को भी सह सकते हैं। मोटे अनाज की बात की इन्होंने, ये ज़्यादा या कम बारिश से प्रभावित नहीं होते। तो ये इनकी कुछ खास विशेषताएं और इनका महत्व भी जिक्र कर दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उपभोक्ताओं को मिलेगा राइट टू रिपेयर का रिपेयर अधिकार। GS2 से जोड़ सकते हैं, राज्य व्यवस्था से, और GS3 से इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से जोड़कर देख सकते हैं हम। रिपेयरिंग पर अंधेरे में नहीं रख सकेंगी कंपनियां 2 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियों से मांगी जानकारी। तो घरेलू वस्तुओं के साथ कृषि मशीनरी पर भी राइट टू रिपेयर के दायरे में आएंगे। होम अलायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स व कृषि उपकरण कंपनियां अनिवार्य रूप से देनी होगी जानकारी। तो 2 दर्जन बड़ी कंपनियों से मांगी गई रिपेयर सेंटरों की सूची। तो यहाँ पर मंत्रालय ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, सोनी, माइक्रोमैक्स, इंफॉर्मेटिक्स, उसके अलावा फिलिप्स, वोल्टेज और गोदरेज जैसी कई कंपनियों से जो रिपेयरिंग सेंटर है या जो राइट टू रिपेयर है उससे संबंधित जो जानकारी है वो पूछी है। अब हम देखते हैं इस जानकारी को और विस्तृत रूप से। तो आपका टीवी, RO सिस्टम अथवा कोई अन्य उपकरण खराब हो तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस को लेकर कंपनियां अब आपको अंधेरे में नहीं रख सकती हैं। राइट टू रिपेयर के तहत आपको ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के साथ कृषि उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों को इन सामानों के रखरखाव और रिपेयरिंग की पूरी प्रक्रियागत जानकारी देनी होगी। उपभोक्ताओं को खरीदते उपकरणों के बारे में संबंधित कंपनियों को पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिसमें उनके खराब होने के बाद उनकी मरम्मत केंद्रों के साथ उसमें लगने वाले वैकल्पिक उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इस तरह की सारी जानकारी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर देने के साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भी इसकी लिंक देनी होगी। अब इससे संबंधित कुछ और बातों को देखते हैं हम। तो राइट टू रिपेयर, तो आप देखिए, अब इस इमेज से आप समझने का प्रयास कीजिए कि रिपेयरिंग क्या होती है, किस तरह से जो प्रोडक्ट से या कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है, उसका किस तरह से रखरखाव किया जाता है ताकि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। उसी को एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि ये मशीन खराब हो गई थी, लेकिन इसे कुछ सुधार करके वापस इसमें मेंटेनेंस और रखरखाव करके वापस इसको ठीक कर दिया गया है। अब उसी में से संबंधित जो यानी रिपेयर से संबंधित और बातों को देखिए। तो यहाँ पर रीयूज की बात आती है, यहाँ पर रिसाइकल की बात आती है और रिफ्यूज की बात आती है। तो आप यहाँ पर इमेज से समझिए, यहाँ पर जैसे एक दिखाया है कि कस्टमर हो गए, उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर रिवर्स लॉजिस्टिक्स हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए तो इन सिटू फिक्सेस, तो यहाँ पर रिपेयर को दिखाया गया है। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर रीयूज को दिखाया गया है। उसके अलावा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर रिफ्यूज को दिखाया गया किस तरह से प्रोडक्ट का नवीकरण कर दिया जाए, फिर किस तरह से रीयूज किया जाए, फिर किस तरह से उसे रिपेयर किया जाए, और अंत में रिसाइकल। तो आप देखिए कि किस तरह से जो एक प्रोडक्ट है उसका जो इस्तेमाल है और 4 तरीकों से किया जा सकता है। या तो उसको रिपेयर कर दिया जाए अगर उसमें कुछ खराबी आए, या उसका रीयूज कर लिया जाए, या उसमें कुछ नवीकरण कर दिया जाए अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए, या रिसाइकल कर दी जाए, या पूरा एक अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो उसे वापस रिसाइकल करके फिर से उपयोग आने लायक बना दिया जाए, और फिर वापस ये चेनें ये कस्टमर पर जाएगी और कस्टमर से फिर इनको सप्लाई किया जाएगा फिर कस्टमर तक। तो ये एक चेन चलती रहती है। अब इसी में एक मतलब स्थिति दिखाई गई एक आंकड़ों के थ्रू। यहाँ पर दिखाया गया है कि अप्रोक्सीमेट 50 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस इन 2016। तो यहाँ पर देखिए कि 38% स्मॉल इक्विपमेंट हो गए हैं, 20% लार्ज इक्विपमेंट हो गए हैं,
17% टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट हो गए और 15 स्क्रीन हो गई, 9% स्मॉल आईटीज हो गए और 1% लैम्प्स हो गई हैं। तो ये उसका आंकड़ा बता दिया किसका, ई वेस्ट का। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि जो स्मॉल इक्विपमेंट है वो सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं किसमें, ई वेस्ट में। तो आप उसके बाद क्या है, तो लार्ज इक्विपमेंट का नंबर आता है, उसके बाद जो टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट है उनका नंबर आता है। तो इस तरह से जो ई वेस्ट है उसके बारे में बता दिएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आंकड़ा दिखाएगा कि जो 80% होता है ई वेस्ट वो नॉट कलेक्टेड फॉर रिसाइकलिंग। तो 80% जो आप देख पा रहे ई वेस्ट उसको कलेक्ट ही नहीं किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। और जो 20% है, 20% को क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, और दूसरा है उसको कलेक्टेड किया जाता है और उसका रिसाइकल किया जा सकता है। तो आप सोचिए कि ये जो रिपेयर है वो किस तरह से इसमें मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि 76% नॉट डॉक्यूमेंटेड फेट अननोन। उसके अलावा आप देखिए आइदर उसे डंप कर दिया जाता है या ट्रेडेड या रिसाइकल अंडर इंफीरियर कंडीशन। उसके अलावा 4% को दिखाया गया है कि थ्रो इनटू हाउस होल्ड वेस्ट। तो इस तरह से आप इन आंकड़ों को देखिए, इनसे एनालिसिस कीजिए कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर आप ई वेस्ट को समझने का प्रयास कीजिए, उसके सोर्स को समझिए। उसके अलावा रिसाइकल नहीं हो रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, दूसरा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है अगर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है। उसके अलावा देखिए कि इसको कहाँ डंप किया जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं, हाउस होल्ड में इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब राइट टू रिपेयर है, तो इससे संबंधित बातों को देखते हैं हम। अब जो राइट टू रिपेयर की हम बात करें तो अब इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव होंगे। तो इससे देखिए जो प्राकृतिक संसाधनों की जो बर्बादी है उसको कम करने में ये मददगार साबित हो सकता है। दूसरा है जो पर्यावरणीय प्रभाव है उन पर भी एक ध्यान देने की एक अच्छी पहल हो सकती है। दूसरा है कि जो प्रोडक्ट की जो लाइफ है, जो जीवन काल है, उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी इससे। अब टेक्निकल में इसका क्या मदद मिल सकती है, तो इससे जो प्रोडक्ट है उनकी मरम्मत की जाएगी, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इससे क्या है कि उनको नए डिजाइन भी यहाँ पर असेंबल किया जा सकता है या नई डिजाइन बनाई जा सकती है। दूसरा है मरम्मत करने के लिए सूचना प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है कि जो यहाँ पर जो कर्मी है उनसे उनको भी इससे क्या मिलेगा, तो उससे रोजगार भी मिलेगा। दूसरा है उनको जो टेक्निकली अपग्रेडेशन भी करने में मदद मिलेगी कि किस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उसको किस तरह से वापस रीयूज बनाया जा सके। अब यहाँ पर सामाजिक पर देखिए तो इसका क्या परिणाम होगा कि जो एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित होने के लिए लोग रहते हैं उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा होगी कि जो अच्छे वातावरण में लोग रहें। दूसरा है कि इससे क्या मिलेगी कि छोटी मरम्मत की जो दुकानें हैं इससे क्या होगा कि जो इनसे रोजगार सृजन में भी सहायता मिलेगी। अब इसका रेगुलेटरी को देखिए आप, अब इससे क्या होगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको संरक्षण करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। अब इकोनॉमिकली को देखिए आप इकोनॉमिकल को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इकोनॉमी है उसे मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी, क्योंकि यहाँ पर राइट टू रिपेयर की बात की तो इसको आपको लिंक करना पड़ेगा कि ये इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, इकोनॉमी के लिए किस तरह से इसका सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, रिपेयरिंग क्या होती है, ई वेस्ट को कम करने में ये किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इजराइल में 4 वर्षों से भी कम में 5वीं बार आम चुनाव। तो इजराइल के राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए जनता ने मंगलवार को फिर मतदान किया। तो 4 वर्षों से भी कम समय में देश में 5वीं बार आम चुनाव कराए जा रहे हैं, तो इसीलिए इजराइल चर्चा में बना हुआ। तो अब इसके मैप को देखते हैं हम। तो अब इजराइल की लोकेशन को देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में अवस्थित है, मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है, यहाँ पर रेड सी हो गया, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा हो गया जिससे इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा आप देखिए इसकी लोकेशन तो टर्की के दक्षिण में हो गया, ब्लैक सी के दक्षिण में हो गया है। उसके अलावा पश्चिम एशिया में इसकी लोकेशन अवस्थित है, मिडिल ईस्ट में इसकी लोकेशन हो जाती है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन देखिए वर्ल्ड में। अब हम पर्टिकुलर इसकी मैप पे चलते हैं तो इसकी सीमाओं को देखिए। तो इधर इजिप्ट से, तो इजिप्ट के जो सिनाई प्रायद्वीप उससे इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप देखिए सीरिया से इसकी सीमा लगती है, उत्तर में लेबनान से इसकी सीमा लगती है और पश्चिम में भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। अब इसके बीच में ये गाजा स्ट्रिप को देखिए और ये वेस्ट बैंक को देखिए। तो ये कौन से देश हो गए, तो ये फिलिस्तीन वाले क्षेत्र हो गए, तो ये चर्चा में भी बने रहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो जॉर्डन और इजराइल और जो फिलिस्तीन इनके बीच में कौन सी नदी है, तो ये जॉर्डन रिवर हो गई। तो कहाँ से निकलती है, तो लेक टिब्रिस से निकलती है जिसे वो सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं। यहाँ से निकलती है डेड सी में जाकर गिर जाती हैं। अब डेड सी को देखिए तो किन देशों से इसकी सीमा लग रही है, तो फिलिस्तीन से, इजराइल से और जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। ये सीरियन डेजर्ट के किस साइड अवस्थित है इजराइल, तो ये पश्चिम में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए इसकी सीमा को किसकी, इजराइल की। अब यहाँ पर आप जेरूसलम को देखिए,
तेल अवीव को देखने का प्रयास कीजिए, इसकी जो राजधानी है। उसके अलावा हाइफा को देखिए आप। उसके अलावा आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो सिटी है उनको देखिए। गाजा स्ट्रिप की हमने बात कर ही ली है। तो इस तरह से हमें जो इजराइल है उसके मैप को देखना था, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं कि जो लेक टिब्रिस है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वो इजराइल में अवस्थित है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विवि के छात्रों ने भी दिया धरना। तो जैसा कि हमें पता है कि ईरान में जो अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिजाब को लेकर, तो ये चर्चा में बना हुआ है। तब ईरान की मैप को देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में अवस्थित है, ये कैस्पियन सी इसकी सीमा लग रही है। ये अरल सागर के दक्षिण में हो गया, ये ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी इसकी किस दिशा में अवस्थित है उसे देखने का प्रयास कीजिए। तो ये मिडिल ईस्ट में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए इसकी लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए। अब हम पर्टिकुलर ईरान की मैप पे चलते हैं। अब ईरान की सीमाओं को देखिए तो इराक से इसकी सीमा लगती है, टर्की से, अजरबैजान से, अर्मीनिया से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर से, दक्षिण में पर्शियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान है उससे सीमा लग रही है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज अवस्थित है जो पारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कर रही है। ईरान के उत्तर में एल्ब्रुस माउंटेन अवस्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में जैग्रोस माउंटेन अवस्थित है। इसकी राजधानी तेहरान हो जाती है। इसमें महत्वपूर्ण झील है वो लेक उर्मिया है। उसके अलावा इसके महत्वपूर्ण बंदरगाह को देखिए तो बुशहर, बंदर ए अब्बास और चाबहार जो पोर्ट है इसके कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हैं। उसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण रेगिस्तान है उसको देखिए तो दश्त ए काविर और दश्त ए लूट जो महत्वपूर्ण रेगिस्तान हो जाते हैं। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण शहरों को देखिए तो ये इस्फहान शहर हो जाता है, ये करमन शहर हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए अरक शहर हो गया है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर हो जाते हैं, ये सिराज। तो इस तरह से हमें इस मैप को देखना था, ईरान की मैप को। तो जो हमारा एनालिसिस है वही यही समाप्त होता है। अब अंत में हम गूगल मैप में देख लेते हैं जिन कंट्रीज की हमने बात की है उनको। तो हम सबसे पहले चलते हैं मिस्र में। अब मिस्र में चलते हैं तो अरब सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, बापल मंडराब की जो स्टेट है उससे होते हुए मिस्र पहुंचते हैं। अब की सीमाओं को देखिए तो दक्षिण में सूडान हो गया, पश्चिम में लीबिया हो गया, उत्तर में भूमध्य सागर हो गया। उसके अलावा इजराइल से इसकी सीमा लग रही है, फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है। अब फिलिस्तीन से किस क्षेत्र से इसकी सीमा लगती है, तो गाजा स्ट्रिप से इसकी सीमा लगती है, इसलिए फिलिस्तीन से सीमा लगती है। लेकिन क्या सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है, तो नहीं। क्यों? के बीच में अकाबा की खाड़ी आ जाती है। अब यहाँ पर शर्म जो शेख को देखिए जहाँ पर 7 से 18 नवंबर के बीच में जो COP27 की जो बैठक है वो आयोजित होने वाली है। अब इसके बीच में आप देखिए तो ये नील नदी दिख रही होगी, ये लेक नासिर हो गई है, ये आसवान डैम हो गया है। उसके अलावा इसकी राजधानी को देखिए तो काहिरा, स्वेज कैनाल को देखिए तो ये पोर्ट सहित और ये स्वेज हो गया। इसके बीच में कौन सी नदी, मतलब माफ कीजिए कौन सी झील अवस्थित है, तो गे बेटर लीक अवस्थित है। किसके बीच में? जो स्वेज कैनाल है उसके बीच में अवस्थित है। अब ये किन दो सागर को जोड़ रही है, तो ये भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ने का काम कर रही है। उसके अलावा देखिए ये नील नदी, तो नील नदी का जो क्षेत्र है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप इसकी फिजिकल मैप को देखने का प्रयास कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके अलावा आप आसवान डैम को देखिए, ये लेक नासिर हो गई है। ये आसवान, तो ये डैम का एक इमेज दिखाया गया है आसवान डैम का। तो इस तरह से हमें इसके डैम को भी देखना था। उसके अलावा आप देखिए इसके क्षेत्र को, तो आप खुद समझने का प्रयास कीजिए कि जो इसका क्षेत्र है वो ज़्यादातर रेगिस्तानी वाला क्षेत्र अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसके लिए रेडी भी रहना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मिस्र की जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी, तो उसी को दिखाया गया है कि यहाँ पर जैसे ग्रीन ग्रीन एरिया में आपको दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिटी दिखाई गई है, काहिरा हो गया, न्यू काहिरा हो गया है। उसके अलावा ये अल फ्यूम हो गया है, एक क्यूरन लेक को दिखाया गया है। ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो इसका महत्वपूर्ण पोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना है कि किस तरह से सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब अब हम चलते हैं इसराइल के मैप पे। तो आप आइए इसराइल पे, तो इसी के आप देखिए जिससे सीमा लग रही थी अभी मिस्र की, तो आप देखिए ये इसराइल हो गया। अब इसराइल की सीमा आप देखिए तो इधर मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप से इसकी सीमा लग रही है। तो ये सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, तो मिस्र का हिस्सा है। ये कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है एशिया और अफ्रीका के बीच में। उसके अलावा जॉर्डन से देखिए इसकी सीमा लग रही है, फिलिस्तीन इसके बीच में अवस्थित हो गया। उत्तर में लेबनान हो गया। इधर देखिए आप सीरिया से, जॉर्डन से इसकी सीमा लगने के बाद अब आप देखिए इसराइल हो गया। अब इसराइल की सीमा इधर भूमध्य सागर से लग रही है। उसके अलावा आप तेल अवीव को देखिए, इसकी राजधानी हो जाती है। ये जेरूशलम को देखिए, वेस्ट बैंक को देखिए, और ये डेड सी हो गया। और ये जॉर्डन रिवर्स हो गई जो कहाँ से निकल रही है, जो टिब्रिस है, टिब्रिस लेक से, या जिसे सी ऑफ गलीली या गलील का सागर भी कह सकते हैं, यहाँ से निकल रही है।
और कहाँ जाके गिरी, तो डेड सी में जाकर गिर रही हैं। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, जैसे यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, जैसे गाजा स्ट्रिप को हमने देखा तो किस दिशा में आ जाता है या किस साइड में इसराइल की, तो आप देखिए तो पश्चिम की साइड में या दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं हम इसको। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ क्षेत्रों को विवाद भी था, जैसे हैल्पा है। उसके अलावा लेबनान और इसराइल के बीच में कुछ समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद था, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो इस तरह से हमें इसराइल की मैप को भी देखना था। अब हम चलते हैं जो ईरान की मैप को देखते हैं हम। उससे पहले ईरान से चलने से पहले आप इसकी फिजिकल मैप को भी देख ही लीजिए। तो जो इसराइल है वो किसके लिए फेमस है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, या जो डिफेंस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए फेमस है, इसकी जो टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए भी एक अच्छी इसके पास जो तकनीकी विज्ञान है। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। अब हम चलते हैं ईरान की मैप पर। आप ईरान में आइए तो ईरान की सीमा को देखिए, पूर्व में तो अफगानिस्तान से, इधर पाकिस्तान से, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लग रही है, इधर अजरबैजान से और आर्मीनिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर टर्की से इसकी सीमा लग रही है, इराक से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा दक्षिण में पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाती है। उसके अलावा देखिए हार्मुज स्ट्रेट हो जाती है। उसके अलावा इसकी जो राजधानी हो क्या होगी, तो तेहरान हो गई है। इसमें महत्वपूर्ण झील कौन सी हुई, तो लेक उर्मिया इससे महत्वपूर्ण जो झील है। उसके अलावा आप देखिए लेक करुण जो है, या माफ कीजिए जो लेक करुण जो रिवर जो इससे संबंधित है। उसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण शहर है उनको देखिए, तो इस्पान इसमें महत्वपूर्ण शहर है, अरक, कोम। उसके अलावा आप इसके महत्वपूर्ण पोर्ट को देखिए, तो बांदर अब्बास हो गया है, शिराज हो गई है। उसके अलावा चाबार पोर्ट को भी देख सकते हैं आप, जिसका भारत विकास कर रहा है। अब इसके फिजिकल मैप को देखिए आप, तो फिजिकल मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। अब यहाँ की इकोनॉमी क्या है, तो यहाँ की इकोनॉमी है महत्वपूर्ण ऑयल, और ऑयल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उससे संबंधित इसकी जो इकोनॉमी है, गैस से संबंधित है। तो इन क्षेत्रों या इन संसाधनों के लिए जो ये क्षेत्र है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध है, इसलिए यहाँ की जो मिडल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर जो ऑयल है, नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल पर जो निर्भर है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। जो हमारा जो विश्लेषण है आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।